हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या विस्फोट। जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसमें हमारा एक टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। तो हम जनरली इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, उसके क्या कारण हैं और उसका क्या निवारण है। यानी जनसंख्या अगर विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उसके रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि मतलब जो एग्ज़ाम की कट ऑफ होगी कि हाँ जो लोग फॉर्म फिल किए थे पेट का एग्ज़ाम दिए थे और कितने लोग एग्ज़ाम देने को पाएंगे। तो हम जनरली ये आपको बता दें कि यूपीएनएचएम की वैकेंसी जो आई थी उसमें 92 से पद थे, टोटल 92 से। ठीक है, और उसमें ये कट ऑफ निर्धारित हुई कि जो लोग एग्ज़ाम लड़कियाँ जो दी थी वो सारा एग्ज़ाम देने को पाई थी। ठीक है, कम्युनिटी वाला वो यूपीएनएचएम वाला। ठीक है, तो आप ऐसा जानकर आपके ये जानकर चलिए कि जो 2693 पद हैं उसमें सारी लड़कियां, मैक्सिमम जितने भी लड़कियां लोग फॉर्म भरी हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम देने को पाएंगे। आप अगर 10 या 12 या 15 मार्क्स लाते हैं पेट 2021 में तो आप निश्चित रहिए और आप एग्ज़ाम देने को ज़रूर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट ये होता है कि एक लिमिटेड समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में अचानक सी जनसंख्या का बढ़ जाना, मतलब अचानक से जनसंख्या का बढ़ जाना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, आप इस पढ़ेंगे, इसमें लिखा है जब जनसंख्या दर इतनी तेज़ी से हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। कहने मतलब है जनसंख्या इतनी तीव्र गति से विकास करती है, बढ़ती है कि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले संसाधन जो होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं, उनका अभाव होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति में हम जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। एकदम से तीव्र वृद्धि जनसंख्या में उसे हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। कहने का मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारे जो संसाधन होंगे, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो भी संसाधन होते हैं, सुबह आप उठते हैं तो ठीक है, ब्रश से लेकर मंजन से लेकर नहाने धोने और कपड़ा, घर, बाइक, पेट्रोल, जितना भी संसाधन है प्राकृतिक आपका, सब जब संख्या बढ़ेगी, आपके परिवार बढ़ेगा तो वहाँ थोड़ा अभाव होता है। ठीक है, तो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका थोड़ा अभाव होता है। तो इस ऐसी स्थिति में जब संख्या वृद्धि होगी तो हमारे संसाधन है जिसमें अभाव होगा। ठीक है, और जब अभाव होगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, जो पैसा ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है, पैसा ज़्यादा खर्च होंगे तो हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हमारा बजट है जो गड़बड़ा जाएगा और हमारे पैसों का अभाव हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कहने मतलब जो भारत देश है हमारा, ये विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है, जो पहला देश है हमारा जनसंख्या, वहाँ भी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से विकास कर रही थी। ठीक है, तो अब बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। दूसरा है विश्व में, पहला चाइना का है। लेकिन जो जनसंख्या पूरे विश्व की है, उस जनसंख्या में जो भारत का हिस्सा है वो 16.7% है। कहने मतलब है 17% लगभग परसेंट है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है इंडिया की जनसंख्या। यानी कि टोटल 100 विश्व के 100 लोगों में से 17 लोग भारत के हैं। कहने मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। मैंने बताया था क्या, रूस, कनाडा, चीन, ठीक है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील के बाद अपना भारत देश आता है। ठीक है, क्या हो गया, रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया एंड भारत, यानी 7वां स्थान। उसके बाद अर्जेंटीना आता है 8वां। ठीक है, फिर क्या है, हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। कहने मतलब जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे जो रहने के संसाधन है, यानी कि हमारे घर में जो होगा, रहने का जो घर है छोटा हो जाएगा। अगर परिवार बढ़ेगा तो घर में रहने के लिए भाई पर्याप्त जगह भी चाहिए, तो वो जगह कम पड़ेगी। और उसमें बोला आवास और भोजन की, वस्त्र, कपड़े पहनने में जो दिक्कत होगी, ठीक है, आपके पास पैसे की जो बचत होगी वो कम होगी, पैसे का अभाव होगा और भोजन की समस्या का विकराल होगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, लोग की आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी उस हिसाब से, और जो भोजन में अभाव हो जाएगा, भोजन का अभाव हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन में भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा डिमांड होगी, सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है वो अभाव हो जाएगी। ठीक है, कि डिमांड
10 लोग खाना मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन है अवेलेबल आपके पास 8 ही लोग का, तो उसमें क्या हो जाएगा, अभाव हो गया ना, सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप। क्या फिर है 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 1.2 अरब आबादी हो गई, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ आबादी लगभग। लेकिन अब जो 2021 की जनगणना होने वाली थी, सेंसस वाली, जो नहीं हो पाई है, लेकिन अब हमारा मानना है कि जब सेंसस होगी, जनगणना होगी, तो लगभग 1 अरब 30 करोड़ या 35 करोड़ हमारे भारत देश की जनसंख्या हो गई होगी। जो 1901 में कितनी थी, 23 करोड़ थी, मात्र 23 करोड़ थी, समझ लीजिए आप। 110 साल में बढ़कर कितनी हो गई, 1 अरब 21 करोड़ लगभग। आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं जो हम पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण कुछ इस प्रकार निम्नलिखित दिए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। एक कारण है सामाजिक समस्या। अब इसमें बता देंगे जो एक कारण है वो सामाजिक समस्या है। जो जनसंख्या विस्फोट होने का एक कारण जो है ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक कारण है। इसमें लिखा संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी न होना। कहने मतलब है कि सामाजिक कारण ये है, जब कोई समस्त संयुक्त परिवार है, यानी कि जब एक परिवार, जब जॉइंट फैमिली होती है, तो में जो बच्चों का लालन पोषण होता है उसमें सामान्यतः कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि जब घर के लोग, मान लो अपने घर में आपके घर में मान लो मम्मी हैं और उनका इकलौता लड़का है, तो मम्मी को सब सारा काम देखने को पड़ता है, खाना भी बनाना, बर्तन भी धुलना है, घर की सफाई भी करनी, तो अपने बच्चों का लालन पोषण कम कर पाएंगी। अगर वही परिवार में संयुक्त परिवार है, उसमें कई लोग हैं, 10, 12, 15 लोग, तो अगर मम्मी काम दूसरा कर रही है तो बच्चे का पालन कोई दूसरा भी कर लेगा, बच्चे की देख रेख घर का कोई अन्य सदस्य भी कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो अच्छे से होता है। फिर नीचे कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा होते हैं। कहने मतलब ये एक मेन फैक्टर होता है जनसंख्या विस्फोट का, ठीक है, कि कम आयु में जो बच्चों की, जो लड़के लड़कियों की जो शादी होती कर दी जाती है, तो उनके जो बच्चे पैदा करने की कहने ये प्रकार के जो बच्चे जो पैदा होते हैं अधिक होते हैं। कम उम्र की शादी में अगर शादियाँ होती हैं तो उसमें बच्चे पैदा होने की जो होती है प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। और हमारे कहने का मतलब कम आयु में जब शादी होगी तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन स्टेटमेंट के हिसाब से समझ सकते हैं। भारतीय समाज का परंपरावादी होना एवं लड़के के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाना। कहने मतलब भारत में ये परंपरा है कि जब लड़का पैदा होता है तो बहुत अधिक खुशी होती है उनके पेरेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की एक समान है हमारे देश में, ठीक है, तो लड़के को जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण वो लोग मानते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये भी एक नया मेन फैक्टर है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना। कहने का मतलब है जो स्त्रियां हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है बहुत ख़राब होती है, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़माने में जो लड़कियों को पढ़ाना कम, मतलब उसको शिक्षित करना कम समझते हैं कि हाँ लड़के को पढ़ा दो वो सही है, लेकिन लड़की को कम पढ़ाते हैं। ये भी एक मेन फैक्टर है, समझो, सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना, ये भी एक मेन फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि का। और वो लोग पढ़ लिख नहीं पाती हैं, इससे उनको ज़्यादा कुछ शिक्षा का अभाव रहता है, इससे वो जनसंख्या वृद्धि को समझ नहीं पाती हैं। और जो हमारा जनसंख्या वृद्धि जो विस्फोट होता है उसमें भी एक मेन फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चे के जन्म को ईश्वर का देन मानना। कभी कभी ऐसा सुना होगा जब आपस में गांव में एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं क्या करें, भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। जब जब 2-4 बच्चे पैदा हो गए क्या करेंगे, अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, खुदा की देन है, ऐसा बोलते हैं। आपने सुना होगा, क्या करें, भगवान की देन है, हो गया तो हो गया बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं, जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे आर्थिक कारण क्या है। इसमें जो है हमारा आर्थिक कारण क्या है, मतलब पैसों से रिलेटेड वाला। तो निर्धनता के कारण अधिक बच्चों की कमाई का साधन माना जाता है, ठीक है। अगर आप ये समझ लीजिए, कभी कभी जब गरीब हो जाता है बंदा तो उसका क्या सोचता है कि अगर हमारे 10 लड़के होंगे और डेली कहीं 10 लड़के काम करेंगे, अगर 200 रुपया पर डे पाएंगे तो 2000 एक दिन में लाएंगे। उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम गरीबी दूर करना चाहते हैं तो अधिक बच्चे पैदा करें तो कमाई करके ज़्यादा लाएंगे। इसलिए उनके मन में एक प्रकार की जो भावना बनी रहती है कि हाँ हम बच्चे अधिक पैदा करेंगे तो बच्चे अधिक जाएंगे काम पे तो ज़्यादा पैसा लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक कारण होता है। निर्धनता भी एक आर्थिक कारण होती है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का।
ठीक है। मुस्लिम कास्ट में आपने देखा होगा, अधिकतर मुस्लिम कास्ट में आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं कुछ ज़्यादा ही होते हैं हिंदू कास्ट के बच्चा, तो उनमें देखा होगा जनरली कोई दुकान खोल लिया, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, ठीक है। डेली पैसा जमा कर लाते हैं, तो उनको पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हमको निर्धनता दूर करना है तो मुझे अधिक बच्चे पैदा करना होगा और उससे हमारा जो पैसे का अभाव है वो थोड़ा दूर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कृषि पर निर्भरता। कृषि कार्य से लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पशु चराने में, खेतों में रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पे निर्भर जो लोग हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो कोई बच्चा पशु चराने में व्यस्त रहता है, कोई घर की रखवाली में करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की मतलब जब कई बच्चे होंगे तो कोई ना कोई उनका काम बढ़ जाता है, जिससे घर वालों को तो कोई परेशानी नहीं होती। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या विस्फोट का। फिर है हमारा दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। इसमें क्या बोलता है, ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ पैर फैलाता है और उनके काम में सहायक होता है, इसलिए बच्चों को वरदान मानते हैं। वही बात मैंने बोला ना कि अगर सोचते हैं कि अगर हाँ हमारा तीसरा चौथा बच्चा पैदा हुआ तो वो भी काम ही करेगा, ठीक है। काम करेगा तो पैसा लाएगा, पैसे से घर का खर्चा चलेगा, आर्थिक स्थिति हमारी सही होगी। तो उनके मन में एक मेंटालिटी बन जाती है, एक प्रकार की भावना बन जाती है, उनका मानसिक ऐसा हो जाता है, उनका एक दिमाग ऐसा ढल जाता है कि अगर हमारे बच्चे पैदा होंगे तो वो काम पे लग जाएंगे और पैसे थोड़ा लाएंगे तो उससे हमारा घर का चलेगा, खर्चा वर्चा चलेगा। तो ये सोचते हैं, उनके अंदर मेंटालिटी होती है और वो कहते हैं हाँ बच्चा हो गया ये भगवान की देन है। उनके मन में ये होता है जब भगवान पैदा किए हैं तो कमाने का भी जरिया बना देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये करने से हमारी गरीबी हमारे देश की बढ़ेगी और जो हमारा अभाव है, जो मानव संसाधन का अभाव होता है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के अन्य क्या कारण हैं। जो अन्य कारण हैं उनके बारे में हम बताते हैं इस हेडिंग में। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा का अभाव। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर होता है जनसंख्या विस्फोट का, शिक्षा का अभाव होता है, ठीक है। जब तक लोगों में शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी, जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा। इसमें लिखा शिक्षित अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण से वे इस और ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इन सब बारे में जानकारी नहीं होती है कि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। मतलब उनको लाभ हानि नहीं पता जनसंख्या वृद्धि के। तो लोग अशिक्षित होते, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, बस उनको जानकारी नहीं पर्याप्त होती है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे मानव संसाधन जो हैं, जो हमारे इस रिसोर्सेस हैं उसमें कमी आएगी, उसका अभाव होगा और आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इनकी जानकारी इनको नहीं प्राप्त होती है। तो एक फैक्टर हम मान सकते हैं कि शिक्षा का अभाव भी एक मेन फैक्टर होता है, मुख्य फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है। ये आप जान सकते हैं कि आपको देखो, आपको जो क्वेश्चन आंसर जो मिलेंगे एग्जाम में तो आपको ऐसे दिया होगा कि हाँ वहाँ पे आर्थिक कारण दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा और पूछा जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा आर्थिक कारण है, ठीक है। ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। हम आपको थोड़ा डीपली में इस पढ़ाते हैं कि आप हेडिंग पढ़ लें और उसके बाद में थोड़ा डिटेल से पढ़ लें और उसका नोट्स बना लें। जब नोट्स बना लेंगे तो आपकी वो चीज़ें आपके रन में रहेंगी, आपके दिमाग में रहेंगी, तो आपको अच्छे थोड़ा आएंगी, ठीक है। तो आप जब अच्छे से आएंगे तो आप एग्जाम में थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है वीडियो देख लिए तो आपको इस टाइम जब वीडियो देखेंगे तब लगेगा हाँ ये तो हमको आता है, हम कर लिए, लेकिन 10 दिन के बाद जब आप फिर पुनः वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा तो मैं भूल चुकी हूँ जो भी है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और लिखते रहिए हेडिंग वाइज, थोड़ा ध्यान से। ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं होता है जनसंख्या वाला, बस थोड़ा क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके हम जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर है उष्ण जलवायु। इसमें क्या होता है, भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है, कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे होते हैं। कहने मतलब जो भारत हमारी है, भारत की जलवायु है जो गर्म है, ठीक है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक। भारत में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, लेकिन तब दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ लोग काले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य होता है वो सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो माना जाता है कि अपना जो भारत देश है गर्म देश है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों में परिपक्वता होती है, ठीक है, जो परिपक्वता होती है जल्दी आ जाती है, ठीक है। सीरियस हो जाते हैं लड़के और उनको जो परिपक्वता है ज़्यादा मेच्योरिटी जो होती है, उनका मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा हाई रहता है। और भारत की जलवायु गर्म है इसलिए ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। और बच्चे अगर उनकी कम उम्र में शादी हो गई तो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उनकी अधिक हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि 20, 22, 23, 24, 25, 26 साल तक कोई लड़की शादी की तो उसका थोड़ा वो जानकारी भी हो जाती है, समाज में जानकारी भी हो जाती है कि हाँ बच्चे अधिक पैदा करने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है। अगर कम उम्र में शादी हो जाती है ना उनको एक्सपीरियंस होता है ना उनकी मेच्योरिटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कम उम्र की शादी भी लड़कियों में एक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि का कारण ही है। नेक्स्ट है संतान निरोधक विधियों की कमी।
अज्ञानता और उपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। कहने मतलब जब लड़के या लड़कियां पढ़ी लिखी कम होगी तो उनको जो मतलब संतान निरोधक विधियों की कमी, कहने का मतलब जो निरोधक जो कमी होते हैं, मतलब संसाधनों की जो कमी मार्केट में होती है, वो कुछ कंपोनेंट या कुछ जो चीज़ें होती हैं जो उनको मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जिनसे जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर आगे है घटती मृत्यु दर। कहने मतलब भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। कहने मतलब पहले जब जन्म, आज के 100 साल पहले ना तो हॉस्पिटल थे, ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी, तो जब बच्चे जब पैदा होते तो जल्दी वो पैदा हुए, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, कोई रोग से पीड़ित हैं तो वो मर जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है कि बच्चे अगर 9th मंथ के बेबी अगर 8th मंथ में पैदा हो गया तो उसको ICU और NICU में रख कर उसको 1 मंथ और बढ़ा देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। तब अगर ना तो ICU था, ना तो NICU था, कुछ नहीं था वहाँ पर, तो जनसंख्या वहाँ पर अगर बच्चे को कुछ हो भी गया तो बच्चा एक्सपायर हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे कम एक्सपायर होते हैं, जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जनसंख्या वृद्धि का कारण है। लेकिन इसको ये सही भी है कि हाँ, किसी के बच्चा मरने ना पाए, एक कारण नहीं हो सकता, एक प्रकार का इसमें कारण डाल दिए। लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारा शिशु न्यूबॉर्न बेबी डेथ हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। वो अपने आखिरी सांस से लड़ता रहता है कि हमारे बेबी को कुछ होने ना पाए। ठीक है, फिर हमारा है जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होते हैं कि हाँ, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, मानव संसाधन में कमी आएगी, पैसों की कमी आएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, रोटी कपड़ा मकान में दिक्कत होगी। ये सब चीज़ों में जो हमारे कारण हैं के प्रभाव हैं, जनसंख्या के प्रभाव, उसमें ये सब चीज़ें तुमको आपको देखने को मिलेंगी। जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। कहने में मतलब है जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जो प्रति व्यक्ति आय की में गिरावट होगी। कहने मतलब जब अधिक से लोग जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसमें लगातार जो आर्थिक स्थिति है उनमें गिरावट आ जाती है, और जो पर इनकम कैपिटल जो है कैपिटा है, पर कम इनकम कैपिटा वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब परिवार में संयुक्त परिवार होगा तो उसमें कई सारे लोग रह रहे होंगे, तो उसमें सारी आवश्यकताएं शायद एक आदमी ना पूरा कर पाए, इसलिए वहाँ पर आर्थिक थोड़ा स्थिति वो भी वीक हो जाएगी। दूसरा हमारा है बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है। फिर वही बात, आप जब आपकी जॉइंट फैमिली होगी, फैमिली में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे तो वहाँ पर कम बचत होगी, आपके जो पैसे की बचत है वो कम होगी और विनियोग बहुत कम होगा। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कम बढ़ोतरी होगी। आप जब पैसा नहीं बचा पाएंगे तो कहीं पर उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि आपकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भूमि पर जनसंख्या अधिक भार पड़ रहा है। किसी योग्य भूमि की आवश्यकता मात्रा में अनाज उत्पन्न। कहने मतलब है जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब धरती पे लोग बढ़ेंगे तो जो कृषि वाली भूमि है तो वहाँ पे घर बनाएंगे। पहले आपने गांव में देखा होगा, शहर में देखा होगा 10 घर बने थे, लेकिन अब आज कंपेरिजन करनी तो कसम 1000 या 2000 घर बन गए हैं। तो क्या हुआ, जो वहाँ पे खेती थी कृषि करने योग्य, उस पर घर बन गए। तो घर जब बन जाएंगे तो किसी जो खेती है कृषि योग्य, वो सब घर बनाने में ही चली जाएगी ज़मीन। तो वहाँ पर उत्पादन कम होगा अनाज का। जब उत्पादन अनाज का कम होगा तो हमारे देश में अनाज की भी एक मंदी आ सकती है, आपातकाल आ सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब है जनसंख्या जो वृद्धि होती है, धरती पर बोझ बढ़ता है। ठीक है, धरती पर संसाधनों का बोझ पड़ता है, और कहने मतलब घर जब बन जाएंगे धरती पे तो वहाँ जो कृषि योग्य भूमि है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे पर्याप्त, तो हमारे अनाज उत्पादन में भी वो फर्क डालेंगी जनसंख्या। तो कहने मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक प्रभाव डालती है किस पे, हमारे उत्पादन पे, हमारे खाद्यान्नों पे भी उत्पादन पे एक प्रभाव एक प्रकार का डालती है। नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्न की कमी। इसमें क्या है, खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी समस्या पैदा कर सकता है। कहने मतलब जब जनसंख्या अधिक तीव्र गति से विकास करेगी तो हमारे खाद्यान्नों में कमी आएगी। हमारे जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें बिल्कुल निरंतरता कमी आएगी, क्योंकि जब कृषि योग्य भूमि नहीं होगी तो हम लोग अनाज कहाँ पे पैदा करेंगे, कृषि कहाँ पर करेंगे। और जब कृषि सही से नहीं होगी तो हमारे जो खाद्यान्नों के उत्पादन में निरंतर कमी आएगी, जिससे हमारे जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य दुष्प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, पर परिणाम स्वरूप कृषि एवं अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो रही है। वही फिर मैंने बताया, जब जनसंख्या, जब मान लो एक आदमी के 10 बच्चे हैं, तो जब 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चों को अच्छी से स्कूली शिक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आजकल इतनी महंगी फीस हो गई है, इतना महंगा सामान हो गया है कि आप ये मान के चलिए, आपके अगर 10 बच्चे पैदा कर दिए तो आप उनको पढ़ाना क्या, आप उनका दैनिक जीवन नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, इतना महंगाई में आप दैनिक जीवन भी नहीं संभाल पाएंगे। तो कहने मतलब है जब महंगाई बढ़ेगी
जनसंख्या वृद्धि होगी तो इन सब चीज़ों का भी एक फ़र्क पड़ता है आदमी के ऊपर, कि जो बच्चों की ग्रोथ होगी वो भी नहीं हो पाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, उनका मानवीय विकास नहीं हो पाएगा और ना ही उनकी पढ़ाई हो पाएगी। और जनसंख्या जब बढ़ती है तो कृषि जो उपयोग भूमि है उससे बिंदी घर बन जाते हैं कृषि योग्य भूमि में, और वहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी उत्पादन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहने मतलब है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं उसमें जो पूर्ति होती है वो नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाएगी, कहने मतलब है स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रूप से सभी को नहीं मिल पाएंगी और हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी हो थोड़ा बिगड़ जाती है। तो एक जनसंख्या वृद्धि का ये भी एक मेन फैक्टर होता है और उसका प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है, वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं, इससे कीमतें बढ़ रही हैं। कहने मतलब जब डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो हमारा प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम डिक्रीज होगी तो हमारा जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कीमतें होती हैं वो प्राइस होती हैं वो बढ़ जाती है। मान लो जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई अगर कम होगी तो उस वस्तु का रेट बढ़ जाता है। मान के चलिए अगर आप मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो शार्ट हो जाती है वो सामान, तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीच में काला बाजारी वाले होते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं उस वस्तु को, तो उस वस्तु का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। कहने मतलब मान लो आप किसी मोबाइल को ले रहे हैं और वो बहुत अच्छा मोबाइल है और सब लोग उसी मोबाइल को लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में उत्पादन है उस मोबाइल का बहुत कम है। जब कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी तो उस जो मोबाइल का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो कहने मतलब जनसंख्या वृद्धि का एक प्रकार का ये भी एक प्रभाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। कहना मतलब जब जो जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारा जो रोज़गार होगा उसमें कमी आएगी, कि सब लोग को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। जब खाली बैठे रहेंगे तो इससे हमारे बेरोजगारी की जो संख्या होती है बढ़ जाती है, क्योंकि सबको चाहता है कि हमको कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो उससे ऐसा संभव नहीं है कि सब लोगों को जॉब मिल जाए। ठीक है, तो एक प्रकार के भी एक दुष्प्रभाव है कि हमारी बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी होती है, बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी होती है जनसंख्या विस्फोट के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होने लगती है। कहने मतलब जब जनसंख्या वृद्धि होगी, मान लो आपके परिवार में 20 लोग रह रहे थे, लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि हो गई तो परिवार बढ़ गया 40 लोग। ठीक है, लेकिन 40 लोगों में आपको 40 लोगों को पंखा चाहिए, बिजली चाहिए, चार्जर चाहिए, हाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट प्रॉपर चाहिए। तो 20 से 40 हो गए तो इसका मतलब उत्पादन तो उतना ही हो रहा था, बिजली तो उतनी ही बन रही थी, बिजली तो उतनी ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उसका उपभोग बढ़ गया, उसकी जो खपत थी वो बढ़ गई। जब खपत बढ़ जाएगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है नए बिजली घरों का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी दिक्कत हो सकती है कि मतलब अधिक जनसंख्या बढ़ने से जो बिजली घर होते हैं और बिजली की दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा देखना होगा, आपको हम बता दें कि जाड़ों में जो बिजली होती है बहुत कम कटती है, क्योंकि जो जाड़ों में बिजली इसलिए कम कटती है क्योंकि जाड़ों में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो कम यूज होती हैं। फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, ये सब बंद ही हो जाता है, जनरल AC हो गया, ये सब बंद हो जाता है, तो हमारी जो बिजली होती है वो कम कटती है। जब बिजली का डिमांड ज़्यादा हो जाती है, खपत ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी में देखा होगा ना आपने, देखा होगा लाइट बहुत कटती है। किस लिए करती है? क्योंकि उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कि सबको पर्याप्त बिजली मिल पाए। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार का ये भी कुप्रभाव है कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बिजली घरों में बिजली उत्पादन करने के लिए हमें नए बिजली घरों का उत्पादन करना होगा, नए बिजली घर हमको बनाने पड़ेंगे। लिखा है, उपरोक्त परिणाम हमारे विकास प्रक्रिया के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, इतना दिन दूर करने के प्रयास करने होंगे, तभी जनसंख्या विस्फोट को समस्या से निपटा जा सकता है। कहने मतलब ऊपर जितने हम कारण प्रभाव पढ़ाए हैं, अगर इनको हम दूर कर लिए तो हमारा जनसंख्या वृद्धि है की दर है वो कम हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय अथवा सुझाव। कहने मतलब जनसंख्या वृद्धि हमारी कैसे रुकेगी, जनसंख्या विस्फोट हमारा कैसे रुकेगा, तो उन सब चीज़ों के रोकने के लिए हम सुझाव कौन कौन से हैं वो देखेंगे और उनके उपाय कौन कौन से हैं ये सब हम देखेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि को दर को कम करने का एकमात्र उपाय है जन्म दर को घटाना। कहने मतलब जो बेबी का जन्म होता है, जन्म दर और एक होती है मृत्यु दर और एक होती है जन्म दर। तो जन्म जो दर होती है उसको घटाना, मतलब कहने की न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा होते हैं उनकी संख्या में कमी करना, यही एक जन्म दर होती है। हमारे देश में जनसंख्या को कम और नियंत्रित
करने के लिए जनसंख्या नीति अपनाई गई है। इस दिशा में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं व इसके लिए जनसंख्या की नीति को भी अपनाया गया है। कौन सी नीति को अपनाया गया? जनसंख्या नीति को। इसमें देखेंगे क्या है, निर्धारित किया गया कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या समस्या हेतु व्यवस्था की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की प्राथमिकता दी गई थी, फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा विश्वास है कि जनता में शिक्षा द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। निम्न उपयोगों से जनसंख्या नियंत्रण का प्रभाव ढंग से किया जाता है। देखो, छठी पंचवर्षीय योजना है तो वहाँ पर परिवार नियोजन की बात की गई थी, नसबंदी की बात की गई थी। ठीक है, कि परिवार नियोजन होगा, नसबंदी होगी तो हमारी जनसंख्या ग्रोथ हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। पुरुषों में नसबंदी की जाती थी, जिससे जो बच्चे पैदा करने की दर थी, शिशु दर थी, वो कम हो जाएगी। ये एक सरकार थी छठी पंचवर्षीय योजना में लेकर आए थे, परिवार नियोजन और नसबंदी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। हाँ, वही ये सरकारी कुछ ये आया था, परिवार नियोजन हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में, और उसमें नसबंदी भी एक प्रकार का एक नियोजन था। जनसंख्या शिक्षा तथा जनसंख्या संबंधी कानून, ये भी हम सरकार को लाना चाहिए कि जनसंख्या का संबंधी कानून लेकर आए कि हाँ, अधिक से जनसंख्या वृद्धि न हो, जिससे हमारा देश में बेरोजगारी न बढ़े, मानव जो संसाधन है उसमें कोई कमी ना आए, और आर्थिक जो पैसे की कमी है वो ना होने पाए। ऐसे सरकार को कदम उठाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जनसंख्या नियंत्रण के अन्य साधन तथा उपाय इस प्रकार हैं। क्या है? प्राकृतिक साधन का उपाय, प्राकृतिक साधन तथा उपाय। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जो संख्या है वो बढ़े ना। जनसंख्या संबंधी योजना तथा नीति बनाना, सरकार को भी जनसंख्या संबंधी नीति बनाना चाहिए कम से कम, और वो नीति कोई लेकर आए कि हाँ, हम दो हमारे दो वाली, कोई ऐसे चाइना में था कि हम दो हमारे दो वाली नीति। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब वहाँ पे हट गई है, क्योंकि वहाँ पे जो नव युवक थे, ठीक है, जो नवा युवक था, अडल्ट लोग थे, वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो हम दो हमारे दो वाली नीति थी चाइना में, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे सब बूढ़े लोग थे, वहाँ पे जवान या नवयुवक लड़कों की कमी हो गई थी। लेकिन ऐसा हमारे देश में भी एक कानून होना चाहिए कि हम दो हमारे दो वाली एक पॉलिसी आनी चाहिए सरकार को, जिससे नियंत्रण रखा जा सके जनसंख्या को। फिर हमारा है जनसंख्या तथा परिवार नियोजन की अलग से मंत्रालय हो। कहने मतलब जनसंख्या नियोजन का एक अलग से सरकार को मंत्रालय बनाना चाहिए, और उसके मंत्रालय के अधीन परिवार नियोजन को रखा चाहिए। हम आपको बता दूं कि अगर देखिए हमारे चैनल पे आपको सारे सिलेबस में जो दिया है मुख्य सेविका का, और उसमें जितने भी सिलेबस है, जिस सिलेबस का जो भी टॉपिक है, हम आपको मतलब एक अलग से अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 9 नाम से आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगी। और उस पर जो थंबनेल बना है, उस पर जो भी टॉपिक है उस पर पूरा सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो ठीक है, आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, कर लीजिए, और पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको वो जो चीज़ें हैं आपको रन में रहेंगी और आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठी रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको एक सीट चाहिए, 2693 टोटल हैं, तो उसमें 2693 छोड़ दीजिए, आप 2692 छोड़ दीजिए, आपको एक सीट चाहिए, तो आप उस एक सीट के लिए फाइट करें। ठीक है, आप ज़्यादा इतना कठिन है नहीं, क्योंकि इसमें जो लड़के लोग हैं वो बैठेंगे नहीं, लड़कियां बैठेंगी, तो थोड़ा एग्जाम को फाइट करना अच्छा है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। एग्जाम की भी डेट नहीं आई है, लेकिन एग्जाम की डेट हाल ही में 1 या 1.5 महीने बाद आ जाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि APNHM का एग्जाम हुआ था और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर हो गया था, और अब उनका लोगों का रिजल्ट भी आ गया है, केवल ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। फिर हम देखेंगे, आते हैं अपने वापस टॉपिक पर, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। जन संचार माध्यमों में जनसंख्या नियंत्रण का उपयोग होना चाहिए। कहना मतलब है एक दूसरे से सरकार को कम्युनिकेशन करना चाहिए। सरकार को एक दूसरे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर उनके प्रतिनिधि होते हैं उनसे बात करें, और जनमानस को जागरूक करके थोड़ा बताना चाहिए कि हाँ, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि का अभाव क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको रोकने के उपाय क्या हैं। तो एक बात, लोगों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बात संचार होनी चाहिए कि हाँ, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगी तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने से क्या लाभ होता है, जनसंख्या बढ़ने से क्या हानि होती है। अब ये सब लोगों को पता होगा, तो वहाँ पर जो हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण है वो सब लोग जब जान पाएंगे तो हमारी जनसंख्या वृद्धि थोड़ा कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मुद्रित व प्रकाशन सामग्री, जैसे पोस्टर, नारे व कहानियाँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कहीं कहीं दीवार पर लिखा होता है हम दो हमारे दो, ये क्या होगा, कोटेशन हो गया। ठीक है, एक प्रकार का नारा हो गया, कहानी कुछ भी के लिए समझाने की बात। सरकार को समय समय पर ऐड निकलवाना चाहिए कि हाँ, हम दो हमारे दो, 2 बच्चों से 1 बच्चा अच्छा है। ठीक है, ऐसा कोटेशन निकालना चाहिए सरकार को कि आदमी को लगे कि हाँ, जो सरकार कर रही है थोड़ा सही कर रही है। आपने कहीं कहीं देखा होगा, दीवार पे लिखा होगा कि मतलब हम दो हमारे दो। ठीक है, ऐसा कोटेशन देखने को लगता है कि, तो ऐसा मान के चलिए जब सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो वहाँ पर
जब लोग एक दूसरे से जान पाएंगे, उस कोटेशन को पढ़ेंगे, तो मैं मैंने थोड़ा बहुत चिंता मनन करेंगे कि हाँ कैसा अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारा उसका बेटों पे हमारे पेरेंट्स का जो हमारे बेटे के ऊपर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी कि हाँ अधिक बच्चे पैदा हो गए तो उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराने में दिक्कत होगी, पढ़ाई नहीं उनकी अच्छे से होगी, उनका मानसिक डेवलप नहीं हो पाएगा। जब मानसिक डेवलप नहीं हो पाएगी तो अशिक्षित हो जाएंगे, तो अशिक्षित होने से वो भी जनसंख्या वृद्धि करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सतत शिक्षा का कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि में जनसंख्या पाठ्य को भी शामिल करना चाहिए। कहने मतलब जो हमारी कंटिन्यू प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन जो भी होती है प्रौढ़ावस्था तक, उसमें एक संख्या को रोकने तथा कारण प्रभाव का एक भी चैप्टर डालना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसके बारे में अलग से एक चैप्टर बनाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि हाँ बच्चे उसको पढ़ें, समझें और जानें और उसका प्रभाव और उसके कारण उपाय क्या होते हैं जनसंख्या वृद्धि रोकने के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या संबंधी कानून को सरकार द्वारा निष्ठा तथा कड़ाई से लागू करना चाहिए। अगर सरकार कोई जनसंख्या से कोई रिलेटेड, कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर आती है, पॉपुलेशन से लेकर कोई अगर नीति आती है तो उस नीति का पूर्णतया पालन करवाना चाहिए अच्छे से। और कोई अगर ना माने तो उस नीति को, अगर उस निर्देश को अच्छा कोई नहीं मान रहा है तो उसको पालन का हकदार, उसको दंड का अधिकार दिया जाना चाहिए। कहने मतलब उसको दंड, उस पर कार्यात्मक कार्रवाई करना चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो था। हम अगला वीडियो जनसंख्या वृद्धि का दूसरा लेकर आएंगे, जो आपकी सोशोलॉजी बुक थी, हमने उस पर सोशोलॉजी बुक में से उसको बनाया है PDF। ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में कि सोशोलॉजी का अलग है, जनसंख्या वृद्धि का एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे पार्ट वाइज नाम से करके। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। जब ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से करते रहेंगे। और हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप वीडियो को देख के आप उसको लिख लेंगे, क्योंकि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत कठिन माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं आसान है कि हाँ सब कर ले जाएंगे एग्जाम में, कर और नहीं पाओगे। सोशोलॉजी में ऐसे आपको राइटर के नाम देखने को मिलेंगे ज़िंदगी में आप कभी सुने नहीं होंगे। मैकावर, गिलिन, वाल्टियर, दुर्खीम, पार्सन्स, गिलिन, ऐसे नाम होते हैं सोशोलॉजी में जो राइटर थिंक करते हैं, उनके कथन दिए गए हैं। अधिकतर हम देखेंगे कि एग्जाम में आपको तो स्टेटमेंट ज़्यादा पूछने को आएगा, इससे अच्छा आप स्टेटमेंट के लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई दिक्कत होती तो आप प्लीज़ कमेंट में उस कमेंट को लिखिए, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू।